अस्सलाम वालेकुम। हम एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हम पहले पिछले लेक्चर्स में एवोल्यूशन की डिफरेंट थियरीज़ पे बात कर चुके हैं। उनमें लामार्क की थियरी पे हमने बात की थी, जिसको हम लामार्किज़म कहते हैं। फिर हमने एक लेक्चर में एविडेंस की बात की थी जो लामार्किज़म को सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हमने ये बात की थी कि कौन कौन से ऑब्जेक्शंस रेज़ किए गए लामार्किज़म पर। आज हम बात करेंगे नियो लामार्किज़म की। नियो लामार्किज़म बेसिकली मॉडिफाइड लामार्किज़म है, क्योंकि इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए थे। तो उन ऑब्जेक्शंस को दूर करने के लिए लामार्क के थियरी को मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस की। ज़ाहिर है बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे थे जिनको लामार्क ने जस्टिफाई किया, उनके आंसर्स भी दिए। लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्शंस ऐसे थे जिनको लामार्क एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उसके जो मानने वाले लोग थे, उसके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि ये इस शक्ल में आ जाए कि किसी हद तक ये एक्सेप्टेबल हो। इसको हम कहते हैं नियो लामार्किज़म। तो नियो लामार्किज़म पे हम बात करेंगे, जो जिसको हम कहते हैं कि ये मॉडिफाइड लामार्किज़म है। लामार्क के जो मानने वाले लोग थे, जो फॉलोअर्स थे, उनमें जो टॉप पे थे वो कोक था, जियार्ड था, पैकर्ड, स्पेंसर और मैकब्राइड। ये वो लोग थे जो थियरी जो थी लामार्क की उसको सही मानते थे। और ज़ाहिर है कि उसमें जो ऑब्जेक्शंस थे वो भी वैलिड ऑब्जेक्शंस थे, और ये समझते थे कि वो वैलिड ऑब्जेक्शन है। लेकिन वो ये भी समझते थे कि अगर लामार्क को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाए तो वो उसकी शक्ल जो है कुछ एक्सेप्टेबल हो सकती है। तो इन सब लोगों ने मिल के क्या किया कि लामार्क की थियरी को, उसके प्रिंसिपल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ऐसा बनाया कि वो किसी हद तक एक्सेप्टेबल हो जाए। अच्छा, ये जो लोग थे, जो लोग लामार्क की थियरी को मानने वाले थे, इनको नियो लामार्कियंस कहा जाता था। नियो लामार्कियंस, उनका नज़रिया ये था कि एडेप्टेशन इज़ यूनिवर्सल। यानी वो ये समझते थे कि एनवायरनमेंट में आने वाले चेंज के रिस्पॉन्स के तौर पर कोई अडेप्टेशन आना या कोई चेंज आना, एनवायरनमेंट में चेंज को अडेप्ट करना, ये यूनिवर्सल है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। यानी ये ट्रुथ है कि जब भी कभी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो उसके रिस्पॉन्स के तौर पर अडेप्टेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। दूसरी बात जो वो मानते थे वो ये कि जो अडेप्टेशन होती है वो होती है एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर और फंक्शन का जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से अडेप्टेशन थी। अब इस बात का मतलब ये है कि जब भी, ये उनका जो व्यू था कि जब भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो चूँकि ये अंडरस्टूड है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान में एक रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या है? रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उससे फ़र्क पड़ता है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई एक्टिविटी करता है तो उससे एनवायरनमेंट को फ़र्क पड़ता है। इसको कहते हैं रिलेशनशिप। अब वो कहते थे, उनका ये व्यू था कि चूँकि एनवायरनमेंट में और स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक रिलेशनशिप मौजूद है, इसलिए ये अडेप्टेशन ज़रूर अराइज़ होगी। इस बात का मतलब ये है कि जब कभी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो फिर किसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन में भी चेंज आएगा, और यही चेंज जो है यही अडेप्टेशन कहलाता है। अब जो लामार्क का प्रिंसिपल था, उसका जो मॉडिफाइड वर्जन था, वो ये कहता है कि जब कभी, यानी फर्स्ट स्टेप के तौर पर, जब कभी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो हैबिट में चेंज आता है। अब हैबिट में चेंज आने का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जिराफ जो है, जिराफ पहले एक ग्रेज़र था, यानी घास खाने वाला था, और जब वो घास ख़त्म हुई और वो ब्राउज़र बन गया, दरख्तों के पत्ते खाने लग गया। एनवायरनमेंट चूँकि चेंज हुआ, घास ख़त्म हुई, और वो नतीजा ये निकला कि उसकी हैबिट ग्रेजिंग से ब्राउजिंग होगी, तो उसकी हैबिट चेंज होगी। हैबिट चेंज होने से क्या हुआ कि स्ट्रक्चर में चेंज आया। स्ट्रक्चर में चेंज आने का मतलब ये है कि जो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लामार्किन प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि जब कभी एनवायरनमेंट में चेंज आता है
तो हैबिट में चेंज आता है। जैसे जिराफ के बारे में हम कहते हैं कि उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उसकी हैबिट भी चेंज हो गई, वो ग्रेज़र से ब्राउज़र बन गया। अब ब्राउज़र बनने के लिए उसकी गर्दन का जो स्ट्रक्चर था और उसके लिम्स का जो स्ट्रक्चर था उसमें चेंज ज़रूरी था, क्योंकि जो पुरानी वाली गर्दन थी और जो पुराने वाले लिम्स थे वो ग्रेजिंग के लिए तो ठीक थे, लेकिन ब्राउजिंग के लिए वो अच्छे नहीं थे। तो स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, उन्होंने गर्दन को स्ट्रेच किया, लिम्स को स्ट्रेच किया, तो वो स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। अब और इसका नतीजा ये निकला कि पॉपुलेशन में वेरिएशन आ गई। अब ये जो वेरिएशन थी, ये जो चेंज स्ट्रक्चर था, ये अगली जनरेशन में हेरिडिटी के ज़रिए से ट्रांसफ़र हो गया, अगली जनरेशन में इनकॉर्पोरेट हो गया। ये मॉडिफाइड वेरिएंट था, यानी जब कभी इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो हैबिट चेंज होती है, जब हैबिट चेंज होती है तो स्ट्रक्चर चेंज होता है और उससे वेरिएशन आती है, और यही वेरिएशन हेरेडिटी के ज़रिए से अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा जी, अब ये जो व्यू था जो जिसको हम नियो लामार्किज्म कहते हैं, ये कुछ पॉइंट्स पर स्ट्रेस करता है, यानी डायरेक्ट एक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ये व्यू ये कहता है कि एनवायरनमेंट में जब भी कोई चेंज आता है तो उसका डायरेक्ट असर जो है वो ऑर्गन के स्ट्रक्चर पर पड़ता है। उसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर किसी आप जैसे किसी मैमल को हाई टेम्परेचर से वो रहता हो, हाई टेम्परेचर में रहता हो, वहाँ से उसको लेकर आएँ आप लो टेम्परेचर में, जैसे ही ड्रॉप आता है ना टेम्परेचर में, तो उसकी स्किन के ऊपर फर डेवलप होती है। अब ये क्या हुआ है, एनवायरनमेंट में चेंज आया तो उसका ऑर्गन का स्ट्रक्चर बदल गया। वो जो यूज़ एंड डिसयूज़ वाला आइडिया था तो वो बड़ा फिट आता है इधर, कि चूँकि वो स्किन जो है उसको ज़्यादा एक्सपोज थी इन्वायरमेंट में, तो उसमें एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से उसमें चेंज उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। और इसी ऑब्ज़र्वेशन, ये जो ऑब्ज़र्वेशन उन्होंने की कि स्किन के ऊपर फर आ गई है, इसको उन्होंने इससे साबित होता है कि वो जो आइडिया था ना लामार का, यानी यूज़ और डिशूज़ वाला, इसका मतलब है कि वो ठीक था। और इसके साथ ही ये जो लामार न्यू लामार्किज्म के मानने वाले लोग थे, इन्होंने ये भी कहा कि नेचुरल सिलेक्शन इज़ नॉट द सोल मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन, यानी उन्होंने कहा नेचुरल सिलेक्शन होती ज़रूर है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये डार्विन का नज़रिया, शायद आपको याद हो कि डार्विन जो है उसने कहा था कि एक पॉपुलेशन में वेरिएशन होती है, यानी सारे इंडिविजुअल बिल्कुल करैक्टरिस्टिक्स में एक जैसे नहीं होते, उसमें चेंज होता है। जैसे हम देखें तो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में भी देखें तो सबका कद जो है वो एक जैसा नहीं होता, सबका कम्प्लेक्शन एक जैसा नहीं होता, सबकी जहानत एक जैसी नहीं होती, तो वेरिएशन ज़रूर होती है। अब उस वेरिएशन में कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनको एनवायरनमेंट जिनके साथ एनवायरनमेंट में रहना ज़्यादा आसान होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ जिन करैक्टरिस्टिक्स के साथ एनवायरनमेंट में रहना ज़रा मुश्किल होता है। जैसे आप कहें कि कोई जंगल में कोई किसी की स्किन का कलर जो है वो डार्क है, तो उसको अंधेरे में छुपने में ज़रा आसानी होगी, लाइट कलर जो है वो आसानी से नज़र आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि डार्क कलर जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म को जंगल में रहने के लिए सपोर्ट करे। तो नेचर जो है वो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करती है ज़िंदा रहने के लिए और अगली जनरेशन पैदा करने के लिए, जिनके करैक्टरिस्टिक्स एनवायरनमेंट के साथ मैच कर रहे होते हैं। और ये उन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो सोल मैकेनिज़्म नहीं, ऐसा नहीं है कि एवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन का रोल नहीं है, ज़रूर है, लेकिन सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशन नहीं करवाती। इसी तरह उन्होंने ये भी स्ट्रेस किया, इस बात पर भी किया कि एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शन के दरमियान में एक इंटर रिलेशनशिप ज़रूर होता है। हाँ, अब जो नियो लामार्किज्म के मानने वाले लोग थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे उन्होंने लामार की थियरी को सही साबित करने की कोशिश की। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो था वो समनर था। समनर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने क्या किया, उसने कुछ माइस लिए, चूहे, और 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़ाहिर है उनके लिए एक हाई टेम्परेचर था। जब हाई टेम्परेचर में उनको पाला उसने, तो उनकी बॉडी जो है वो लॉन्गर हो गई और टेल भी उनकी लॉन्गर हो गई ज़्यादा, ताकि वो अपनी हीट को डिसिपेट कर सकें, इसलिए उनकी बॉडी जो है वो लंबी हो गई। ये एक एबनॉर्मेलिटी थी। आई क्यों? ये एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से आई है, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया, बॉडी जो है वो इलोंगेट हो गई। अब ये जो एबनॉर्मेलिटी है
ये अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गई। अब यहाँ से ये साबित होता है इस एक्सपेरिमेंट से कि वाकई जो एक्वायर्ड करैक्टर्स होते हैं, यानी ये इलोंगेटेड बॉडी जो थी ये एक एक्वायर्ड करैक्टर था, यानी एक इंडिविजुअल ने अपने लाइफ टाइम में इसको एक्वायर किया था। अब ये अगली जनरेशन में अगर ट्रांसफ़र हो गई है तो ये साबित हुआ कि एक्वायर्ड करैक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बाद जो समनर ने किया था कि ये जो ट्रांसमिशन है, ऐसा नहीं होता कि पहले ही जो एक इंडिविजुअल ने जो एक्वायर किया होता है ना ट्रेड, तो वो अगली जनरेशन में फ़ौरन ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा होता है कि अगली जनरेशन भी उन्हीं हालात में पली हो, उससे अगली जनरेशन भी, उससे अगली जनरेशन भी। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए चेंज एनवायरनमेंट एक्सपोज होता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अगली जनरेशन में ट्रेड ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद मैकडॉगल जो था, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। इसने क्या किया, इसने वाटर टैंक में चूहों को छोड़ा और उनको ट्रेन किया कि वो स्केप कैसे करेंगे, यहाँ से निकलेंगे कैसे। अब ज़ाहिर है पहली दफ़ा ही तो चूहों ने वहाँ से नहीं निकल जाना था, नंबर ऑफ़ एरर्स ज़्यादा थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने उनको ट्रेन किया कि इसको स्केप कैसे करना है। तो जैसे जैसे वो चूहे ट्रेन होते गए उनका नंबर ऑफ़ एरर्स जो है वो कम होता गया। अब उसने ये देखा कि उनकी जो अगली जनरेशन थी उनमें उनके पेरेंटल जनरेशन के मुकाबले में नंबर ऑफ़ एरर्स ज़रा कम हो गया था। ऐसा तो नहीं था कि अगली जनरेशन जो है वो पूरी तरह सीख गई थी, ट्रेन हो गई थी, ऐसा नहीं था, लेकिन नंबर ऑफ़ एरर्स जो हैं वो कम हो गए थे। उससे अगली जनरेशन में और कम हुए, उससे अगली जनरेशन में और कम हुए। इस तरह ये जो ट्रेनिंग थी अगली से अगली जनरेशन में कम होती, वो अपने आप को ट्रांसफ़र करती गई। इससे भी ये साबित होता है कि जो ट्रेनिंग उन्होंने एक्वायर की थी जो उन्होंने एक जनरेशन में, वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई। अच्छा, उसके बाद गूवर और स्मिथ ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने क्या किया, रैबिट, फीमेल रैबिट के लेंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए। नतीजा ये निकला कि जो फीटस था उसमें भी आँखों की एबनॉर्मेलिटी पैदा हुई, वो ब्लाइंड पैदा हुए। अब ऐसा हुआ क्यों, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जब वो जो लेंस है उसको डिस्ट्रॉय करते थे तो फीमेल बॉडी के अंदर एंटी लेंस सीरम प्रोड्यूस होता है, और ये एंटी लेंस सीरम जो है ये फीटस में ट्रांसफ़र होकर उसमें आइज़ की जो डेवलपमेंट थी उसको रोक देता है, और रिज़ल्टिंगली जो फीटस है वो ब्लाइंड पैदा होता था। अब इससे भी उन्होंने ये साबित किया कि अगर एक इंडिविजुअल में कोई एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाती है उसके लाइफ टाइम के दौरान, तो वो एबनॉर्मेलिटी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होती। अच्छा, इसके बाद कैमरर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने क्या किया, प्रोटियस एग्वेनस जो था, ये एक एम्फीबियन है और केव्स में ये रहता है, वाटर के अंदर रहता है, पानी के अंदर है, लेकिन केव्स में अंदर जो पानी होता है उसके अंदर रहता है। तो वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस है, वहाँ अंधेरा है, वहाँ अगर आंखें हों भी तो किसी काम नहीं आएंगी। वजह यह है कि वहाँ अंधेरा है और उनकी स्किन के ऊपर पिगमेंट भी नहीं है। वजह यह है कि चूँकि वहाँ रोशनी ही नहीं है तो उनको पिगमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसने क्या किया कि इन एम्फीबियंस को वो ले आया डे लाइट में, और डे लाइट में आते ही उसमें जो, चूँकि आप देखें तो एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, वहाँ अंधेरा था अब यहाँ सनलाइट है, तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। उसकी जो स्किन थी वो फ़ौरन पिगमेंटेड हो गई, आइज़ जो थी वो फंक्शनल हो गई। और ये कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आया तो उससे एनवायरनमेंट में चेंज आने से स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज हो गया। लेकिन ख़ास बात ये थी कि ये जो चेंज इन स्ट्रक्चर था ये अगली जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हुआ। यानी इस एक्सपेरिमेंट ने भी ये ही साबित किया कि जो चेंज एक जनरेशन में आता है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी जो आइडिया था लामार्क का, जो आइडिया था ट्रांसमिशन का, एक्वायर्ड करैक्टर्स का, तो वो इस एक्सपेरिमेंट से भी सही साबित हुआ। अब इन सारे एक्सपेरिमेंट से हम ये साबित करते हैं कि हालांकि ये सारे एक्सपेरिमेंट ये साबित करते हैं कि एक्वायर्ड करैक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर भी ये एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी नहीं हैं ये साबित करने के लिए कि सारे के सारे करैक्टर्स जो एक इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करता है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो ही जाएंगे। क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट तो अपनी जगह ठीक ही थे, लेकिन बहुत सारे और भी ऑब्जर्वेशंस ऐसी थी जो ये साबित करती थी कि एक्वायर्ड करैक्टर्स अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। तो इन सारी एग्जांपल्स के बाद ये साबित हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट सही होने के बावजूद इतने सफिशेंट नहीं है
कि ये थियरी को सही साबित कर सकें। तो उसके बाद फिर 2 थियरीज़ और आई, नीम थियरी जो सीमन ने दी थी और सेंट्रो एपिजेनेसिस जो है वो रिग्नैनो ने दी थी। अब सीमन की जो थियरी थी एनग्राम जिसको हम कहते हैं, उसने ये कहा कि अगर तो कोई चेंज ऐसा है एनवायरनमेंट का जो बड़े लंबे अरसे तक लास्ट करता है और उससे जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर में चेंज आया है और जो फंक्शन में चेंज आया है वो भी लंबे अरसे तक रहता है, तो वो हेरेडिटी का पार्ट बन जाता है, वरना वो नहीं। अगर वो ओकेजनल है तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब जो लेटेस्ट थियरी है जिसको हम आजकल फॉलो करते हैं वो है जर्म प्लाज्म थियरी। वो ये कहती है कि सिर्फ वो करेक्टरिस्टिक्स अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं जो जर्म प्लाज्म को अफेक्ट करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये जो थियरी है ये कहती है कि बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक तरह के सेल्स जिनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं और एक तरह के सेल्स जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं। जो सेल्स बॉडी के रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं उनको जर्म सेल्स कहा जाता है और जो बाकी सारे नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। जर्म प्लाज्म थियरी ये कहती है कि अगर कोई चेंज एनवायरनमेंट का ऐसा है जो सिर्फ सोमैटिक सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, उसमें कुछ चेंज ला रहा है, तो ये चेंज ओकेजनल होगा, एक जनरेशन में होगा, अगली जनरेशन में ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एनवायरमेंटल चेंज ऐसा है जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंज ऐसा ला रहा है जो जर्म सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो चेंज होगा ये अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा।